हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट। ठीक है ना? अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, हीट, जिसका पहला जो चैप्टर है चैप्टर 12, विच इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जहाँ थर्मल शब्द जाए समझ लो समथिंग रिलेटेड टू हीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज हीट। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अमॉन्ग विच हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हमको गर्मी का एहसास होता है। ठीक है ना? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ठीक है कि नहीं? और किसी बॉडी को हीट देने से वो हॉट हो जाती है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और किसी बॉडी से हीट निकाल लेने से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी बॉडी कैसी हो जाती है? कोल्ड हो जाती है। टेम्परेचर क्या होता है? एक और टर्म, हीट और टेम्परेचर दोनों को एक्सप्लेन कर दें। पहले हीट समझा दिया। हीट इज अ व्हाट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। और दूसरी चीज है टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? किसी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है ना? और टेम्परेचर को जनरली हम मेजर करते हैं, वैसे तो तीन चार हैं, लेकिन आपने को मेनली जो यूज करनी है, एक तो यूज करनी है डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड बोल देते हैं इसे, या फिर केल्विन। ठीक है ना? ये दो यूनिट्स मेनली अपन हीट के लिए, टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे। टेम्परेचर वो कंडीशन है जो दो बॉडीज के बीच में हीट फ्लो की डायरेक्शन को डिसाइड करती है। ये भी डिसाइड करती है कि दो बॉडीज के बीच हीट फ्लो होगा या नहीं होगा। तो इफ टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, then heat flows from body at higher temperature to the body at lower temperature, and this flow of heat continues till the temperature of both the bodies become the same. ठीक है ना? जब भी दो बॉडीज जिनके टेम्परेचर अलग अलग हैं उनको कांटेक्ट में रखें या आपस में मिक्स कर दें, तो हम देखते हैं हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा कैसे होता है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। कब तक चलता रहता है हीट का फ्लो? जब तक दोनों के टेम्परेचर जो है वो इक्वल ना हो जाए। क्लियर है कि नहीं? जब दोनों बॉडीज के टेम्परेचर इक्वल हो जाते हैं तो वो बॉडीज कहलाती हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में। कैसी कहलाती हैं बॉडीज? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाती हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जैसे अभी तक अपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, फोर्सेस का इक्विलिब्रियम। दो फोर्स बॉडी पर लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। समझ में आया कि नहीं? तो बॉडी ना स्टार्ट जाएगी ना स्टार्ट जाएगी। इसी तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? दो बॉडी जिनके टेम्परेचर क्या हो गए? सेम। जब टेम्परेचर सेम हो गए तो हीट का फ्लो ना बॉडी ए से बॉडी बी में होगा, ना बॉडी बी से बॉडी ए में होगा। मतलब टेम्परेचर सेम है दोनों के, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है। तो नो हीट फ्लो अकर्स, देन द टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? हीट और टेम्परेचर क्लियर हो गया। अब आप बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। बता दिया मैंने आपको। अच्छा, टेम्परेचर स्केल कोई भी अपन जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। एक होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट किसको बोलते हैं? अपन किसी भी स्केल को बनाना है, टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए दो पॉइंट्स का होना पता होना जरूरी है। एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट, दिस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, यानी ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे वाटर जो है फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट होने लगता है, या कह सकते हैं आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है ना? तो दिस इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जो कि सेल्सियस स्केल पे कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? तो 0 डिग्री सेल्सियस दैट टेम्परेचर at which ice begins to melt and water begins to freeze. Clear है कि नहीं? This is called lower fixed point. And दूसरा होता है आपका upper fixed point. किसी भी टेम्परेचर स्केल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये दो पॉइंट्स अपन लेते हैं, एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट एक्चुअली हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, जिस टेम्परेचर पे वाटर जो है एवापोरेट होने लग जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is considered as upper fixed point, and freezing point of water is considered as lower fixed point, and it is
100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है कि नहीं? जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से मेजर किए जाते हैं जनरली इनको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल टी से। तो स्मॉल टी से जो टेम्परेचर रिप्रेजेंट होते हैं कौन से होते हैं? डिग्री सेल्सियस वाले, सेंटीग्रेड वाले, ठीक है कि नहीं? और जो टेम्परेचर की एक और स्केल बनाई थी साइंटिस्ट केल्विन ने, जिसे केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इसके बारे में आपको बता दें, केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना? है तो र्यूमर और फ़ारेनहाइट स्केल वगैरह भी, लेकिन मेनली आपको जो आप पढ़ने हैं इन दो स्केल्स के बारे में पढ़ना है। या तो टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा या केल्विन में। तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर ये बनाई किसने? केल्विन ने। इन्होंने देखा कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप गैस के टेम्परेचर को कम करते जाएं तो वॉल्यूम भी कम होता जाता है, ठीक है ना? और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पे जाके वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाती है? जीरो। एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नियरली -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑन सेंटीग्रेड स्केल द वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर वाज -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जिसपे कांस्टेंट प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इसको हमने क्या कहा? एब्सोल्यूट जीरो। इसको क्या बोला गया टेम्परेचर को? एब्सोल्यूट जीरो। ये वो टेम्परेचर जिस पे कांस्टेंट प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है और कांस्टेंट वॉल्यूम के गैस का प्रेशर जीरो हो जाता है। समझ में आ गया आया? तो इस टेम्परेचर को नाम दिया गया एब्सोल्यूट जीरो। अभी तक से पहले एक स्केल थी हमारे पास, कौन सी? सेल्सियस स्केल, जिसमें टेम्परेचर क्या नापा जाता है? सेल्सियस सेंटीग्रेड में। फिर केल्विन ने डिसाइड किया एक नई स्केल बनाने का, एक ऐसी स्केल जिसका जीरो उन्होंने क्या लिया? एब्सोल्यूट जीरो। एक ऐसी स्केल जिसका जीरो तो उन्होंने क्या लिया? एब्सोल्यूट स्केल के जीरो को, और जिसकी ईच डिग्री इक्वल टू किसके थी? सेल्सियस स्केल के। डिग्री दोनों की सेम है, जितनी 1 डिग्री सेल्सियस उतना ही 1 डिग्री केल्विन, दोनों की डिग्री इक्वल है। अब ऐसे में -273.15 273 कंपेरिजन में काफी कम है। तो फिजिक्स में छोटी मोटी चीजों की वैसे भी कोई औकात नहीं है, तो उसको आप नियरली इक्वल टू किसके मान लेते हैं? -273। तो -273 डिग्री सेल्सियस इट वाज कंसीडर्ड एज जीरो केल्विन, है कि नहीं? तो जो केल्विन ने स्केल बनाई उसके जीरो को क्या कहा गया? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो को उन्होंने जीरो लिया, ईच डिग्री इक्वल टू द डिग्री ऑफ सेल्सियस स्केल। और जो स्केल बनी उसको केल्विन ने बनाया, तो उनके नाम पे केल्विन स्केल भी बोल सकते हैं उसको। या जिसका जीरो चूंकि एब्सोल्यूट जीरो था तो उसके टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं स्केल के टेम्परेचर को, और उसको एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कह देते हैं स्केल को। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर को कहते हैं बिकॉज उसका जीरो किसको लिया गया था? एब्सोल्यूट जीरो को। और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर को कहते हैं बिकॉज बनाई किसने थी? केल्विन ने। क्लियर है? तो केल्विन की जो स्केल है उसमें एक तो टेम्परेचर मेजर काय में करेंगे? केल्विन में। और याद रखना जीरो केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, लोअर फिक्स पॉइंट कौन सा होता है हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस में क्या प्लस किया जाए कि जीरो आ जाए? +273। तो +270 इधर किया तो यहां आ जाएगा क्या? 0 डिग्री सेल्सियस। और +270 इधर किया तो +270 इधर भी करेंगे, इधर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 273 केल्विन। और याद रखना जैसे मैंने आपको बताया था डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल टी से। केल्विन में जो टेम्परेचर होते हैं उनको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहीं स्मॉल टी है केवल तो टेम्परेचर, कैपिटल टी का है मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस इन केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो कि अपना क्या होता है? लोअर फिक्स पॉइंट व्हिच इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेल्सियस स्केल पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस। बट ऑन केल्विन स्केल इट्स वैल्यू इज 273 केल्विन। क्लियर है कि नहीं? अब अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री में क्या प्लस किया जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस आ जाए?
0 डिग्री में 100 प्लस करेंगे तो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इधर अपन ने 100 प्लस किया तो यहाँ आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ किया तो यहाँ भी करेंगे और यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 373 केल्विन। व्हाट इज दिस? इट इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है कि नहीं? व्हाट इज दिस? इट इज अपर। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट किसी भी टेम्परेचर स्केल को बनाने के लिए तो बहुत जरूरी चीजें हैं। याद रखना, लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस स्केल पे कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन स्केल पे कितना है 40 केल्विन, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपर फिक्स्ड पॉइंट सेल्सियस स्केल पे कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन स्केल पे कितना है 373 केल्विन। इसके टेम्परेचर्स को इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है अपने को 273 प्लस करना पड़ रहा है। ये कौन से टेम्परेचर है कैपिटल टी, ये कौन से टेम्परेचर है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है स्मॉल टी में 273 ऐड करना पड़ रहा है, यानी एक डायरेक्ट रिलेशन आगे के लिए याद रखेंगे कैपिटल टी इक्वल टू 273 प्लस स्मॉल टी। यानी जब भी आपको सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर स्मॉल टी को कन्वर्ट करना हो केल्विन में तो आपको क्या करना चाहिए यू हैव टू ऐड 273। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया है मतलब ये क्या है स्मॉल टी, एंड आपको कन्वर्ट करना है इसको काय में केल्विन में यानी कैपिटल टी में कन्वर्ट करना है। तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या होता है 270 प्लस स्मॉल टी। यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट अगर केल्विन में टेम्परेचर देखें तो 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा 273 प्लस 27 दैट मींस 300 केल्विन। आगे ना समझ में? तो कोई भी टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया कैपिटल टी इक्वल टू 273 प्लस स्मॉल टी। ये काम बहुत करना पड़ता है हमको, नॉट ओनली इन दिस ब्रांच, हीट में तो करना ही पड़ेगा, अदर ब्रांचेस में भी कई बार जरूरत पड़ जाती है कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। क्लियर है कि नहीं? और उल्टा करना हो, मान लो टेम्परेचर दिया केल्विन में हो, बदलना किस में है सेल्सियस में, तो 273 माइनस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? ये थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है देखिए, अगला टॉपिक हमारा थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन? ये तो हम जानते हैं, एवरी मैटर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। किसी भी मैटर को चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो गैस, उसको आप हीट करो, हीट करने से क्या होता है एक्सपैंड होता है। एक्चुअली सभी सब्सटेंस कैसे मिलकर बने हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होने लगता है कम होने लगता है। जब मॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या चलेंगे दूर दूर चलेंगे, तो वो बॉडी क्या होने लगेगी एक्सपैंड, उसके डायमेंशन चेंज होने लगते हैं, लेंथ बढ़ने लगती है, एरिया बढ़ने लगता है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो थर्मल एक्सपेंशन समझ में आ गया क्या है? एवरी मैटर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या इंक्रीज हो सकता है हीट करने पे, ठीक है ना? कोई पतली सी लंबी सी रॉड है तो उसकी विड्थ तो नेग्लिजिबल है, तो एरिया तो इंक्रीज नहीं कह सकते, ऐसे में क्या इंक्रीज होगी उसकी लेंथ। अब कोई रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या सर्कुलर शेप का कोई बॉडी है, उसको अगर आप हीट करते हैं तो क्या होगा उसका एरिया इंक्रीज होने लग जाएगा। समझ में आगे नहीं आया? और जो 3 डायमेंशनल बॉडीज हैं जिसमें लेंथ ब्रेड्थ के साथ साथ हाइट भी है, तो ऐसी बॉडी को हीट करने पे क्या होगा लेंथ भी ब्रेड्थ भी हाइट भी सब इंक्रीज हो रहा है, मतलब कुल मिला के क्या होगा उसका वॉल्यूम, है ना? तो वॉल्यूम में चेंज होने का। तो 3 तरह के एक्सपेंशन पॉसिबल हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन बॉडी को हीट करने पर, मैटर को हीट करने पर 3 तरह के एक्सपेंशन पॉसिबल हैं, स्पेशली फॉर सॉलिड्स। अपने कोर्स में मेनली किसका एक्सपेंशन है सॉलिड्स का। जब किसी सॉलिड बॉडी को हीट करते हैं तो 3 तरह के एक्सपेंशन पॉसिबल हैं। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में एक्चुअली क्या चेंज होती है लेंथ। इफ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस, तो हम कहेंगे जो एक्सपेंशन हो रहा है कौन सा हो रहा है लीनियर एक्सपेंशन। इफ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एरिया ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस, तो ऐसे एक्सपेंशन को बोलते हैं क्या एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन को सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, एरिया एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन।
क्लियर है? एंड तीसरा एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है क्या? वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन को कई बार क्यूबिक एक्सपेंशन भी कह देते हैं, लेकिन मेनली तो आप यही नाम याद रखिए, लीनियर, एरिया एंड। तीन तरह के एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। किसी बॉडी को हीट करने पर अगर उसकी सिर्फ लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंशन कहलाएगा लीनियर एक्सपेंशन, सिर्फ एरिया इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंशन कहलाएगा एक्सपेंशन, और अगर हीट करने पे उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है तो एक्सपेंशन कहलाएगा कौन सा? वॉल्यूम एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ वन बाय वन अपन इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा इजी चैप्टर है, अच्छी तरह से समझना कि जब आपके एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन तीन टाइप के हैं तो ऑब्वियस है कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन भी कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। कौन कौन से? देखिए जल्दी से फटाफट इनको भी अपन पढ़ लेते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन। पहला कौन सा होगा? पहला होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिनोट करते हैं किससे? अल्फा से, ठीक है कि नहीं? तो पहला होगा कौन सा कोफिशिएंट? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा। दूसरा होगा कोफिशिएंट ऑफ, आप ही बोल दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, या कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसको डिनोट करते हैं किससे? बीटा से। एंड तीसरा जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसको डिनोट करते हैं किससे? गामा से। तीन होते हैं, तीन टाइप के थर्मल एक्सपेंशंस, तीन टाइप के ही होते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बीटा, एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। वन बाय वन इनको हम समझाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर अल्फा क्या होता है? तो अगर किसी सब्सटेंस की एक पतली सी रॉड है जिसकी विड्थ तो नेग्लिजिबल है, मतलब लेंथ को ही काउंट कर रहे हैं, उसकी इनिशियल लेंथ मान लिया कितनी थी? एल थी। एल क्या थी उसकी? इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ। फिर हमने उसको हीट किया, मतलब उसको टेम्परेचर राइज किया। सपोज उसके टेम्परेचर में राइज कितना किया? डेल्टा टी। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल। और जब उसके टेम्परेचर में हमने डेल्टा टी राइज किया तो उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन हुआ। थर्मल एक्सपेंशन कौन सा हुआ? एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में इंक्रीज क्या होती है? लेंथ। तो पहले ओरिजिनल लेंथ एल थी, और मान लिया इंक्रीज इन लेंथ कितनी है? डेल्टा एल। तो अगर हम डिफाइन करें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को तो डेफिनेशन क्या बनेगी? ध्यान से देखना। डेल्टा एल क्या है यहां पर? इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ यूनिट लेंथ पर डिग्री टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या? राइज इन टेम्परेचर का में होगा डिग्रीज में। इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ per degree rise in temperature is called coefficient of linear expansion. It is denoted by alpha. फॉर्मूला क्या हो गया अल्फा का? तो फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रखना, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। क्लियर है? डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लो। क्या डेफिनेशन? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिनोटेड बाय अल्फा। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा का? डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। या डेल्टा एल क्या है? इंक्रीज इन लेंथ। एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा टी क्या है? राइज इन टेम्परेचर। यूनिट क्या होगी? तो इंक्रीज इन लेंथ की भी क्या होगी? मीटर। ओरिजिनल लेंथ की भी क्या होगी? मीटर। मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, और इसकी डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यूनिट क्या होगी इसकी?
डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या कह सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं क्या, पर डिग्री सेल्सियस। एनी डाउट? नाउ वी कम टू कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा बॉडी लेनी पड़ेगी जिसका एरिया हो, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। फिर हमने क्या किया, उसका देखा कि ओरिजिनल एरिया क्या है, ठीक है ना। ओरिजिनल एरिया है सपोज कैपिटल ए। अब हमने क्या किया, उसके टेम्परेचर को राइज किया। थर्मल एक्सपेंशन करना, हीट देनी पड़ेगी, हीट देने से टेम्परेचर भी राइज होगा। तो मान लिया उसका टेम्परेचर राइज कितना हुआ, डेल्टा टी। और डेल्टा टी टेम्परेचर राइज करने पर चेंज किस में हो रहा है, एरिया में। तो एरिया में चेंज मान लिया कितना हो गया, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए इज इंक्रीज इन एरिया, कैपिटल ए इज ओरिजिनल एरिया, डेल्टा टी इज राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज। सो बीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, बीटा इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। याद रखने ये फॉर्मूले, अल्फा का फॉर्मूला क्या आया था, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। बीटा का फॉर्मूला क्या आ रहा है, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। डिफाइन कैसे करेंगे, डेल्टा ए इज व्हाट, इंक्रीज इन एरिया, ए क्या है ओरिजिनल एरिया, डेल्टा टी क्या है राइज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, डिनोट बाय बीटा। समझ में आ गया आया, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर्मूला बीटा इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। क्लियर है कि नहीं? यूनिट इसकी भी क्या होगी, डेल्टा ए की मीटर स्क्वायर, ए की भी मीटर स्क्वायर, इसे कैंसिल हो जाएगा, इसकी डिग्री सेल्सियस, तो ये यूनिट आ जाएगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ऑल दैट कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन हैव सेम यूनिट, अल्फा भी वही, बीटा की भी वही। अब आते हैं किस पे, गामा पे। अब गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसके लिए अपन क्या लेंगे, कोई ऐसा अपन लेंगे बॉडी जिसका की वॉल्यूम हो, लाइक स्फीयर ले सकते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड ले सकते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, उसको भी हीट करते हैं। इनिशियली भाई कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन चेंज किस में होगा, वॉल्यूम में। तो मान लिया उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, V, फिर उसको हीट किया, इतना हीट किया कि उसका टेम्परेचर राइज कितना हो जाए, डेल्टा टी। और जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हीट के साथ एक्सपेंशन भी होगा, थर्मल एक्सपेंशन। चेंज किस में हो रहा है, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डेल्टा V से। तो जो फार्मूला आएगा, मैथमेटिकल फार्मूला ये आएगा, गामा इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V डेल्टा टी। डिफाइन करें तो डिफाइन कैसे करेंगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्लियर है कि डेफिनेशन बिल्कुल मिलती जुलती है तीनों की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तीनों की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, एक साथ आ सकती है तीनों डेफिनेशंस। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और साथ में कैसे रिलेशन अमंग देम, इनके बीच के रिलेशन भी बड़े इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा और गामा के रिलेशन। ठीक है ना, अल्फा का बीटा के साथ रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, अल्फा के गामा के साथ रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग आ सकते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड गामा। और कंप्लीट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अल्फा बीटा एंड गामा तीनों के बीच रिलेशन, तो उसके लिए अल्फा बीटा का भी निकालना पड़ेगा, अल्फा गामा का भी निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को मिला के एक रिलेशन बनेगा बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो अब हम रिलेशंस डिराइव करने जा रहे हैं बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों के बीच रिलेशन। तो तीनों की डेफिनेशन के साथ रिलेशन जोड़ सकते हैं। पहले तीनों को डिफाइन करवाएं, डेफिनेशन क्लियर होगी तीनों की। अब आते हैं इनके रिलेशन पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर का बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A relation between alpha and beta। अल्फा और बीटा नाम से भी कह सकते हैं, इनके जो एक्चुअल नाम है उनसे आ सकता है। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन एंड डिराइव रिलेशन बिटवीन देम। पहले दोनों की डेफिनेशन दे देंगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा क्या होता है, जिसका हमने पढ़ा था, इंक्रीज इन लेंथ per unit length per degree rise in temperature is called coefficient of linear expansion denoted by alpha. Increase in area per unit area per degree rise in temperature is called coefficient of area expansion, it is denoted by beta.
एंड देन इनके बीच रिलेशन निकालेंगे। अल्फा के रिलेशन निकालना है दोनों के साथ, एक बार बीटा के साथ एक बार गामा के साथ। पहले हम अल्फा का रिलेशन निकाल रहे हैं किसके साथ? बीटा के साथ। तो उसमें हम ये देखेंगे कि बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। फॉर दैट हमको कोई ऐसी बॉडी लेनी पड़ेगी जिसका एरिया हो, और सबसे इजी एरिया अगर देखा जाए तो किसका होता है? स्क्वायर का। एक साइड की लेंथ बताओ, लेंथ का स्क्वायर क्या होता है? एरिया होता है। पता है सबको? तो कंसीडर a square of length of each side small l। क्या कंसीडर कर रहे हैं अपन? एक स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा स्क्वायर जिसकी ईच साइड की जो लेंथ है वो कितनी है? स्मॉल एल। क्लियर है? तो इनिशियल एरिया कितना होगा? इनिशियल एरिया जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्या होगा? तो एरिया स्क्वायर का होता है स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड। ईच साइड की लेंथ एल है तो एल स्क्वायर। इक्वेशन 1 दे दिया। दिस इज व्हाट? इनिशियल एरिया। कंसीडर क्या किया? स्क्वायर जिसकी इस साइड की लेंथ एल है, तो इनिशियली एरिया जो है वो क्या होगा? ए इक्वल टू एल स्क्वायर। नाउ अब अपन क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करने पे राइज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? डेल्टा टी। एंड उससे क्या होगा? इस साइड की लेंथ इंक्रीज होगी। पहले इस साइड की लेंथ कितनी थी? एल। अब इस साइड की लेंथ इंक्रीज होके क्या हो गई? एल प्लस डेल्टा है। ठीक है ना? On rising its temperature by delta T, length of its each side, length of its each side becomes L plus delta L। ठीक है ना? जब अपन ने उसके टेम्परेचर को राइज किया, टेम्परेचर राइज करने से क्या हुआ? थर्मल एक्सपेंशन हुआ, और इस साइड की लेंथ जो है पहले एल थी, अब एल से बढ़ के इस साइड की लेंथ क्या हो गई? एल प्लस डेल्टा है। तो देयरफॉर फाइनल एरिया क्या होगा? व्हाट विल द फाइनल एरिया? जब इस साइड की लेंथ एल थी तो एरिया क्या था? एल स्क्वायर। अब इस साइड की लेंथ क्या हो गई? एल प्लस डेल्टा एल। तो एरिया क्या हो जाएगा? एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। एनी डाउट? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? पहले स्क्वायर की इस साइड की लेंथ क्या थी? एल। तो एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर था। अब जब अपन ने इसको थर्मल एक्सपेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। अपन हीट किया, हीट करने से एक तो टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज कितना किया? डेल्टा टी। और टेम्परेचर राइज डेल्टा टी किया, और इस साइड की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। तो पहले इस साइड की लेंथ कितनी थी? एल। अब इस साइड की लेंथ क्या होगी? एल प्लस डेल्टा एल। तो अब जो फाइनल एरिया होगा वो क्या होगा? इस साइड का स्क्वायर। इस साइड की लेंथ कितनी? एल प्लस डेल्टा एल। तो स्क्वायर हो गया, तो एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। हमको निकालना है इंक्रीज इन एरिया। क्या निकालेंगे? इंक्रीज इन एरिया इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए। ठीक है ना? एरिया को डिनोट करते हैं किससे? ए से। और इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा? डेल्टा ए। तो डेल्टा यानी इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालेंगे? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो व्हाट इज द फाइनल एरिया? एल प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया क्या है? एल स्क्वायर। एनी डाउट? और आगे बस अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो डेल्टा ए इक्वल्स टू, बिल्कुल रटने वाला काम ही नहीं है, मैथमेटिकल है, करते चले आइए, बिल्कुल सिंपल। एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देंगे अपन किसका? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां भी कर देंगे एल स्क्वायर, ए की जगह यहां एल है, प्लस 2ab यानी 2l
डेल्टा एल एंड प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे डेल्टा एल है, डेल्टा एल का स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम, एंड माइनस पीछे क्या है एल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्या किया मैंने, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, कौन से फॉर्मूले से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, और पीछे माइनस के एल स्क्वायर ये थे, तो एल स्क्वायर से माइनस के एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, यू विल गेट डेल्टा ए इक्वल्स टू 2l डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। नाउ डेल्टा एल क्या था, इंक्रीज इन लेंथ। अब थर्मल एक्सपेंशन हुआ है, इस साइड की लेंथ में कोई बहुत इंक्रीज तो नहीं जाएगा, ये इंक्रीज इन लेंथ बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, तो डेल्टा एल इज अ स्मॉल क्वांटिटी, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटीज की हायर पावर्स होती हैं, स्क्वायर क्यूब करें तो और छोटे होते चले जाते हैं, और फिजिक्स में छोटी मोटी चीजों की कोई औकात होती नहीं है, अब नेग्लेक्ट करते हैं। तो इस तरह से अपन लिखेंगे सिंस डेल्टा एल इज अ स्मॉल क्वांटिटी, therefore delta L square, जब डेल्टा एल वेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो डेल्टा एल स्क्वायर विल बी a very small quantity, and can be neglected, and can be neglected। क्योंकि डेल्टा एल एक स्मॉल क्वांटिटी है तो डेल्टा एल स्क्वायर तो बहुत ही छोटी मोटी क्वांटिटी हो जाएगी, छोटी मोटी चीजों की औकात नहीं होती, इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ डेल्टा एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें तो देयरफॉर डेल्टा ए इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, ओनली 2l डेल्टा एल, ये बचेगा हमारा डेल्टा ए, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। एनी डाउट, समझ में आया कि नहीं आया? ये डायलॉग याद रखना, डेल्टा एल एक स्मॉल क्वांटिटी है तो डेल्टा एल स्क्वायर बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, छोटी मोटी चीजों की फिजिक्स में कोई औकात नहीं होती, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो डेल्टा एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया तो डेल्टा इक्वल टू क्या बचा, केवल 2l डेल्टा एल। अब अपन एक्सप्रेशन निकालना है, रिलेशन चाहिए अल्फा और बीटा का, तो बीटा पहले क्या होता है वो देखेंगे अपन। बट बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा डी होता है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ delta A and A from equation 2 and 1, we get इक्वेशन 2 में हमारे पास डेल्टा ए की वैल्यू है, इक्वेशन 1 में हमारे पास ए की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, डेल्टा ए की जगह आ जाएगा 2l डेल्टा एल अपॉन ए की जगह आ जाएगा एल स्क्वायर, और डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी, एल से एल का एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में एक हसीन ख्याल आ रहा होगा, डेल्टा से डेल्टा उड़ा दो, है ना, फिर तो इस एल से ये एल भी उड़ जाएगा, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना, डेल्टा से डेल्टा मत उड़ा देना, ठीक है ना। तो ये बचेगा क्या हमारा, बीटा इक्वल्स टू यू विल गेट 2 डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, ये आया हमारा, समझ में आया कि नहीं आया? इसकी वैल्यू आ गई है, की आ गई, कैसी आई समझ में आई? नाउ ये जो डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी है ये कुछ कुछ होता है, क्या होता है ये, अल्फा, पहले बता चुके हैं, इट इज अल्फा, ये अपन लिख देंगे, बट डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा, विच इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है कि नहीं। देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, बीटा इक्वल टू हो गया 2 अल्फा। तो रिलेशन आ गया बिटवीन बीटा एंड अल्फा, बीटा इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ अल्फा, और वी कैन से अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय 2। तो बताएं कोई दिक्कत, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा,
अल्फा बोले तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कह सकते हैं कि डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, एंड डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन देम। पहले दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, और डन। उसके बाद ये रिलेशन है बिटवीन अल्फा एंड बीटा। कैसे याद रखना ही है, क्या है अभी याद रखना, ये फॉर्मूले भी याद रखना। अल्फा इक्वल टू डेल्टा डी, बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा डी, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यूज के बीच रिलेशन क्या होता है वो भी याद रखना, ठीक है ना। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है 2 अल्फा, ये अल्फा इक्वल टू क्या होता है बीटा बाय 2। अब हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क अभी भी लगा हुआ है, यानी रिलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, ठीक है ना। अल्फा आपको बताया अभी फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये होता है क्या डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और इसके साथ रिलेशन चाहिए किसका, गामा का। गामा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा डी, मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ध्यान से देखना, वो रिलेशन तो भी जिन्हें देखा होगा ढंग से यही छप गया होगा दिमाग में, एक बार घर जाके रिवाइज करना सब लोग। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए जैसे वहां पे अपन ने क्या लिया था, रिलेशन था अल्फा का बीटा के साथ, बीटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, तो वहां हमको एरिया चाहिए था। तो एरिया के लिए अपन ने क्या कंसीडर किया था, स्क्वायर। अब यहां पे अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए स्क्वायर नहीं, वॉल्यूम के लिए अपन क्या लेंगे, क्यूब ले लेते हैं। स्क्वायर से जैसा क्या होता है क्यूब, है कि नहीं। तो यहां पे अपन कंसीडर कर रहे हैं किसको, क्यूब को। याद रखना अल्फा और बीटा का रिलेशन ड्राइव करें तो बीटा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, एरिया चाहिए था, एरिया के लिए क्या लिया था, स्क्वायर। और यहाँ पे अल्फा का रिलेशन गामा के साथ है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम के लिए अपन कह रहे हैं क्यूब। तो स्टार्टिंग में जो चेंज है वो समझना, क्या सेम छे क्या अलग छे। तो ये याद रखना, कंसीडर, वहां पे क्या कंसीडर किया था, स्क्वायर, स्क्वायर। यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं अ क्यूब। कंसीडर क्यूब ऑफ ईच साइड ऑफ लेंथ स्मॉल एल, ठीक है ना। वहां कंसीडर किया था स्क्वायर ऑफ ईच साइड ऑफ लेंथ स्मॉल एल। तो ईच साइड ऑफ लेंथ स्मॉल एल यहां भी है, बस वहां पे क्या था, एरिया के लिए क्या लिया था, स्क्वायर, एंड वॉल्यूम के लिए क्या ले लिया अपन ने, क्यूब। तो देयरफॉर इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा भाई, इनिशियल becomes L plus delta L। ये लाइन सेम रिपीट करिए, अपन ने वहां पे भी किया था, ये वहां भी अपन ने हिट किया था, ऑन राइजिंग इट्स टेम्परेचर बाय डेल्टा डी, लेंथ ऑफ ईच साइड बिकम्स L plus delta L। वहां भी था, यहां भी हो गया, एनी डाउट, डन। इसके बाद अब वॉल्यूम भी तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जब इस साइड की लेंथ L थी तो फाइनल इनिशियल वॉल्यूम V क्या था, L क्यूब। अब जब इस साइड की लेंथ L प्लस डेल्टा L हो गई है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L का होल। वहां पे फाइनल एरिया हुआ था, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो इस साइड की लेंथ जब L प्लस डेल्टा L हो गई थी तो फाइनल एरिया जो है हमारा क्या हो गया था, L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर। यहाँ पे इस साइड की लेंथ कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा L, और वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो है क्या हो गया, L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब। ये तो फाइनल वॉल्यूम हो गया, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है। फिर अपन ने क्या निकाला था वहां पे, पहले इंक्रीज इन एरिया डेल्टा A, यहां पे क्या निकालेंगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा V। इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, जैसे इंक्रीज इन एरिया क्या होता, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। सिमिलरली इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, इट विल बी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम।
L plus delta L का होल क्यूब माइनस L क्यूब. Any doubt? और डेल्टा V इक्वल्स टू, अब L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब यानी फॉर्मूला लगेगा कौन सा, A प्लस B के होल क्यूब का. A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है, A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब. ठीक है ना. यहाँ पे उसी का यूज करेंगे, A की जगह L और B की जगह डेल्टा L है, तो A क्यूब यानी L क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B यानी L स्क्वायर डेल्टा L प्लस 3AB स्क्वायर यानी 3L डेल्टा L स्क्वायर एंड प्लस B क्यूब यानी L डेल्टा L क्यूब. ये तो आ गया किसका, इसका एक्सपेंशन. एंड माइनस पीछे क्या है, L क्यूब. ये L क्यूब से माइनस के L क्यूब कैंसिल हो जाएगा. ये फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जिनको नहीं भी याद है. ये अपन ने ज्यादातर कई बच्चों ने इस तरह से याद किया होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB है A प्लस B. ठीक है ना. 3AB A प्लस B, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो पहले एक बार लेगा तो 3A स्क्वायर B प्लस दूसरी बार में हो गया 3AB स्क्वायर. तो ये तो याद करने का एक तरीका था जो अपन ने बचपन में यूज किया था. अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो बड़े वाला फॉर्मूला याद कर लो. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब. क्लियर है कि नहीं. इस फॉर्मूले का यूज कर ले, A की जगह L है, B की जगह डेल्टा L है, तो A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब. है कि नहीं. और पीछे माइनस L क्यूब, तो पीछे माइनस L क्यूब, तो L क्यूब से माइनस L क्यूब हो गया कैंसिल. तो हमारा डेल्टा V क्या बचा, डेल्टा V बचा हमारा 3L स्क्वायर डेल्टा L प्लस 3L डेल्टा L स्क्वायर प्लस डेल्टा L क्यूब. तो ये एक बार फिर देख लीजिए, डेल्टा V इक्वल टू L क्यूब से माइनस L क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 3L स्क्वायर डेल्टा L प्लस 3L डेल्टा L स्क्वायर एंड प्लस डेल्टा L क्यूब. अब यहां फिर वही डेल्टा L कैसी क्वांटिटी है, एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो अपन लिख देंगे सिंस डेल्टा L इज अ स्मॉल क्वांटिटी. जब डेल्टा L ही स्मॉल क्वांटिटी है तो उसकी हायर पावर यानी डेल्टा L स्क्वायर डेल्टा L क्यूब तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो जाएंगी. छोटी मोटी चीजों की फिजिक्स में कोई औकात होती नहीं है. तो देयरफॉर डेल्टा L स्क्वायर एंड डेल्टा L क्यूब will be very small quantities and can be neglected and can be neglected. समझ में आया कि नहीं. तो ये डेल्टा L स्क्वायर डेल्टा L क्यूब कैसी क्वांटिटी हो जाएंगी, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. तो इनके प्रोडक्ट जो भी है बहुत ही स्मॉल हो जाएंगे, उनको अपन क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. तो देयरफॉर डेल्टा V इक्वल टू क्या रह जाएगा, ओनली इट विल बी ओनली 3L स्क्वायर डेल्टा L. एनी डाउट. तो डेल्टा V हो गया 3L स्क्वायर डेल्टा L. गिव इट इक्वेशन नंबर 2. बोलो समझ में आया कि नहीं आया. अब हमको एक्चुअली रिलेशन निकालना किस किस के बीच में, अल्फा एंड गामा के बीच में. तो नाउ गामा इक्वल्स टू, रामा रामा क्या है ये गामा. तो गामा हमने आपको बताया था, इट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा D. यहाँ पे आप रखेंगे डेल्टा V अपॉन V डेल्टा D.
एल क्यूब, और डेल्टा टी तो डेल्टा टी रहेगा। बस डेल्टा से डेल्टा उड़ाने की गलती मत कर देना गलती से। ऊपर एल स्क्वायर है, नीचे एल क्यूब है, तो एल स्क्वायर से एल का क्यूब हट जाएगा, एक एल बचेगा। तो फाइनली यहां से जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, गामा इक्वल टू क्या बच रहा है 3, ऊपर बचा डेल्टा एल और नीचे एक एल और डेल्टा टी। और ये आप जानते हैं कि डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, अल्फा। ये बात लिख देंगे, बट डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी इक्वल्स टू अल्फा। सो देयरफॉर गामा इक्वल टू क्या है हमारा 3 अल्फा। ये आ गया रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। अगर गामा इक्वल टू 3 अल्फा तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, गामा बाय 3। ये अगर आता है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, ये कर देंगे आप, है कि नहीं। अगर आता है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वो भी ड्राइव करा दिया आपको। अब जब अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन पता है, अल्फा और गामा के बीच का रिलेशन पता है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच का रिलेशन निकल जाएगा यहीं से। तो अगर पूरा क्वेश्चन आता है कि डिराइव रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, 2 पार्ट में करना पड़ेगा। पहले अल्फा और बीटा का निकालेंगे रिलेशन, क्या आया था वहां से, अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2। फिर अल्फा और गामा का रिलेशन निकालेंगे, दैट इज अल्फा इक्वल टू गामा बाय 3। और दोनों को मिला के जो रिलेशन बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, रिलेशन ये बन रहा है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3। ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 भी लगा सकते हैं आप चाहें तो, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इक्वल टू गामा बाय 3। बोलिए कोई दिक्कत। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। बाय नेम याद रखना, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज गामा। अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, एंड गामा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्लियर है कि नहीं।